नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोग को जो है वन लाइनर में प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ कुपोषण और वृद्धि निगरानी के बारे में। थोड़ा सा ये टॉपिक भी हमारा हल्का सा छूटा हुआ था, हमने कुछ कुपोषण और उससे संबंधित बीमारियां देखी थी, उसको भी हम देखेंगे। पर जो टॉपिक आपका छूट चुका था उसको भी हम यहाँ पे रिवाइज करते हुए चलेंगे। तो आपका ये वाला जो टॉपिक था वृद्धि निगरानी, वो भी यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो पूरा आज हम लगभग 66 क्वेश्चन करेंगे। अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। स्किप करके अगर आप देखते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा कम बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि मैं बीच बीच में बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा बताते हुए चलूंगी। उसके अलावा अगर आप नए होंगे और आपको हमारे चैनल को खोलते ही सब्सक्राइब का ऑप्शन ये लाल कलर में अगर दिख रहा होगा तो कृपया इसके कलर को चेंज करिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। इससे आपको फायदा क्या होगा, रोज हमारे चैनल पे जो एमसीक्यूज आते हैं, अलग अलग प्रकार के कंपटीशन एग्जाम को लेकर जो वीडियोस आते हैं, या फिर अदर जानकारियां जो आती रहती है उसको अगर आपको समय से चाहिए कि इसके लिए आपको सब्सक्राइब ऑप्शन को जो है रेड को क्या कर दीजिए, आप ब्राउन कर दीजिए। आज मैंने ब्राउन पहना है, उसी के हिसाब से बता रही हूँ, ब्राउन कर दीजिए, ऐसे ही कलर दिखेगा। और हाँ, बिल्कुल बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा ताकि समय से आपको पूरी जानकारी मिलते रहे। उसके अलावा अगर आप सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके रिवाइज में एक बहुत ही रामबाण तरीका साबित हो सकता है, बिल्कुल इसको ध्यान रखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, जल्दी जल्दी करते चलेंगे। पहला क्वेश्चन आता है, कुपोषण सामान्यता क्या होते हैं, कुपोषण कैसी स्थिति होती है। तो कुपोषण एक ऐसी दोषपूर्ण पोषण की स्थिति है जहां पे या तो सही तरीके से पोषण नहीं मिला है या तो उस पोषक तत्वों को शरीर ने सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया है। तो दोनों ही तरीकों में कुपोषण जो है होता है किसी भी बच्चे में। तो ये कुपोषण है। कुपोषण के सामान्यतः लक्षण क्या होते हैं, ये क्वेश्चन आए तो याद रखिएगा, इसमें व्यक्ति की स्वास्थ्य में गिरावट होती है अगर उसके में एक तत्व की कमी है या अधिक तत्वों की कमी है, या कुछ ऐसे तत्व वो उसके में जो है शरीर जो है उसको यूटिलाइज नहीं कर रहा है, स्टोर करके रख ले रहा है, तो भी उनमें प्रॉब्लम हो सकती है, असंतुलन की स्थिति बन सकती है, जिससे उसका वजन घटेगा, शारीरिक स्वास्थ्य गिरेगा, वृद्धि रुक जाएगा, प्रॉब्लम्स उसको बनी रहेगी। तो चाहे शरीर के में जो है एक या अधिक तत्वों की कमी हो या अधिकता हो, या फिर शरीर में होने वाली जो धीरे धीरे गिरावट दिख रही हो, या शरीर का वृद्धि अचानक रुक गई हो, उनमें नहीं हो रही हो, मतलब समझ लीजिए बच्चा कुपोषित है। थर्ड क्वेश्चन आता है, बच्चों में प्रोटीन की जैसे जो पोषक तत्व है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है। बहुत ही फेमस रोग है क्वाशीरियोरकर, जो कि प्रोटीन की कमी से होता है, इसलिए कहा जाता है बच्चों में प्रोटीन जो है पर्याप्त मात्रा में दी जानी चाहिए। खास करके जो छोटे बच्चे होते हैं जिनको ऊपरी आहार हम देते हैं, खासकर जब 6 महीने वो माता का जो दूध होता है, प्रोलैक्टम जिसको कहते हैं, उसको पीने के बाद की जब स्थिति होती है तो दूध के साथ उसको अलग जो आहार ऊपरी चाहिए होती है, वहां पे कोशिश करें दाल पिलाएं, उससे बच्चे में प्रोटीन की कमी जो है नहीं होती है। तो क्वाशीरियोरकर बीमारी याद रखेंगे, प्रोटीन की कमी से होता है। क्वाशीरियोरकर बीमारी किस वर्ग में सर्वाधिक प्रभाव जो है दिखाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो 1 वर्ष से जो 5 वर्ष के आयु वर्ग के जो बच्चे होते हैं उनमें ये क्वाशीरियोरकर जो बीमारी है अधिक देखने को मिलती है अपेक्षाकृत दूसरों में। तो इसी समय जो है ये रहता है जब बच्चों को प्रोटीन की आवश्यकता ज्यादा महसूस होती है। तो बिल्कुल प्रोटीन युक्त जो है आहार खिलाइए, कुपोषण से बचाइए। 5वां नंबर का क्वेश्चन है, क्वाशीरियोरकर क्या क्या लक्षण शो करते हैं, ये देख लीजिए। वैसे इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स को लिया है, ज्यादा डिटेल से आप मेरे वीडियोस में देख सकते हैं, जो कि आपको मिलेगी प्लेलिस्ट पर, जो है फ्री सुपरवाइजर वीडियो के नाम से। फ्री सुपरवाइजर, स्पेलिंग बहुत बड़ा रहता है ना, वीडियोस लिखा होगा या फिर आपका MBS21 लिखा होगा, देख लीजिएगा, वहां पे आपको मिल जाएंगे सारे वीडियोस। और नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, हमारे चैनल पे जुड़िए। एमसीक्यू हो गए या अदर वीडियोस हो गए, उनके माध्यम से आप जो है किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके सिलेबस से वो मैच करता है तो आप बिल्कुल उसको देख के तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा अदर जानकारियां भी आती है, कभी कभी करंट से लेकर कभी कभी कुछ कानूनी बातों को लेकर अलग अलग प्रकार की आती रहती है। तो ये आपको जानना है तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखना होगा। अब इसके लिए आपको पता कैसे चलेगा कि आपने सब्सक्राइब किया है या नहीं, तो जो सब्सक्राइब ऑप्शन है वैसे रहेगा, उसमें सब्सक्राइब ऐसा पूरा लिखा रहेगा, मैंने आधा लिखा हुआ है, ये रेड कलर का दिखेगा। अगर ये रेड दिख रहा है तो इसको ऐसा कुछ ब्राउन कलर में कर दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। और बेल आइकन जो रहता है बेल घंटी का, उसको बजा दीजिएगा। और हाँ, अंत में वीडियो को कॉमेंट जरूर करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और लाइक करके शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों में या अपने किसी सोशल मीडिया पे। चलिए आते हैं हम क्वाशीरियोरकर के लक्षण के बारे में। एडिमा, चंद्राकार चेहरा, रक्तहीनता, दस्त, शुष्क त्वचा, बालों का भूरा रंग, शरीर की वृद्धि
या शरीर की वृद्धि और वजन में कमी, यानी कि वृद्धि में भी कमी होगी, वजन में भी कमी होगी, और भूख ना लगना। अगर ये बीमारी का लक्षण किसी भी बच्चे में दिख रहे हैं, यानी कि वो क्वाशीरियोर्कर से पीड़ित है। प्रोटीन तथा कैलोरी की कमी से बच्चे में कौन सा रोग होता है? ये संयुक्त रूप से होने वाला रोग है जो प्रोटीन प्लस कैलोरी दोनों से होता है, इसलिए इसका नाम दिया जाता है सूखा रोग या मरस्मस। याद रखिएगा, सूखा रोग या मरस्मस, जो प्रोटीन कैलोरी दोनों की कमी से होता है। वैसे बात करें तो मरस्मस रोग कौन से वर्ग के जो बच्चे हैं, आयु वर्ग के, वो ज्यादा प्रभावित रहते हैं? तो याद रखिएगा 15 माह के। 15 माह में 1 वर्ष 3 माह, इस आयु वर्ग के जो बच्चे हैं इनमें कुछ ज्यादा ही दिखाई देता है ये। बालक के आहार में प्रोटीन के साथ जब कैलोरी की कमी हो जाए तो ऐसी स्थिति को या इस चीज को क्या कहा जाता है? तो ये टर्म पूछ सकता है आपसे पीसीएम, प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन। याद रखिएगा इसको, प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन या पीसीएम कहा जाता है जब बालक के आहार में प्रोटीन के साथ कैलोरी की कमी होने लगे। 9वां नंबर का क्वेश्चन है, मरास्मस रोग के क्या लक्षण हो सकते हैं? तो मरास्मस रोग के वैसे मैंने कुछ लक्षण लिए हैं, जैसे शरीर की वृद्धि में कमी होना, शरीर की वृद्धि में कमी, यहाँ पे छोटा सा पॉइंट छूटा हुआ है, कमी लिखिएगा। नाड़ी की गति धीमा, रक्त की कमी, पाचन तंत्र विकार, यानी कि बच्चे को अपच हो रहा है, उल्टी हो रहा है, इस तरीके से जब उसको दिखने लगे समझिएगा वो मरास्मस रोग से पीड़ित है। अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो इसका जो डिटेल वीडियो है वहां पे जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, सुपरवाइजर फ्री वीडियोस वाले में। चलिए 10वें नंबर का क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से शरीर का जो कौन सा अंग है वो ज्यादा प्रभावित होता है? वैसे ये हर किसी को पता होता है, बचपन से आप तीसरी चौथी से पढ़ते हैं कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, रतौंधी होता है, रतौंधी होता है। तो रतौंधी है क्या? आंखों में ही एक धुंधलापन छाना ही रतौंधी है। तो आंख ही है जो शरीर का सबसे ज्यादा विटामिन ए के कारण प्रभावित होता है। उसके अलावा किसी एक प्रकार की बीमारी जिसके कारण अंधेरा होने पर व्यक्ति को दिखाई नहीं देता, ये किस तत्व की मात्रा में जो है कम होने के कारण होता है? एक प्रकार की जो बीमारी है जिसमें अंधेरा होते ही व्यक्ति को नहीं दिखाई देता, यानी कि सीधा बात बोल रहा है रतौंधी, पर क्वेश्चन को क्या किया है, घुमाया है आपको परेशान करने के लिए। ऐसे आयोग भी घुमा सकता है। तो किस तत्व की मात्रा कम हो जाती है तो होता है, तो या तो रोडोप्सिन ऑप्शन में दिखेगा या तो विटामिन ए, दोनों आंसर याद रखिएगा, रोडोप्सिन बोलेगा या तो विटामिन ए बोलेगा, ये ध्यान रखिएगा। रोडोप्सिन भी कभी कभी बोला जाता है, इसलिए मैं आपको ये नाम को बता रही हूं। एक प्रकार की बीमारी जिसमें अश्रुस्राव मीन्स आंसू कम निकलते हैं, उसके कारण कंजक्टिवा जो है सूखा हो जाता है, मोटा हो जाता है, रंजित हो जाता है। रंजित मीन्स कलरफुल दिखने लगता है और आंखों में उसके कारण धुंधलापन छाने लगता है। तो ये कैसी बीमारी होती है? आंसू भी कम आ रहे हैं, कंजक्टिवा सूखा हो गया, मोटा हो गया, धुंधला दिख रहा है, तो ये कारण होता है कंजक्टिवाइटिस का। थोड़ा फास्ट हो गया, मैं इसे बैक कर देती हूँ। जिन लोग नहीं लिख पाए रहते हैं लिख लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा, मैं आपको बार बार बोलती हूँ, स्क्रीनशॉट करते जाइए 3-3 क्वेश्चन के बाद। तो याद रखिएगा कंजक्टिवाइटिस ही ऐसा होता है जहां पे कंजक्टिवा पे ही पूरा प्रभाव होता है। 13वें नंबर का क्वेश्चन है, एक त्रिकोण आकार के हल्के पीले रंग का धब्बा जो कि कंजक्टिवा में पाए जाते हैं और कॉर्निया को ढकने लगते हैं, ये क्या कहलाते हैं? तो ये जो रोग है धब्बा, यानी कि याद रखना स्पॉट, पीले रंग का धब्बा होता है, कंजक्टिवा पे आपके ढकने लगता है, इसको कहते हैं हम बिटॉट स्पॉट रोग। तो ये भी विटामिन ए की कमी से ही होता है। रक्त वाहिनियों द्वारा कॉर्निया को घेर लेने से आंख का लाल हो जाना किस प्रकार की बीमारी है? तो याद रखिएगा कीरेटोमलेशिया। रक्त वाहिनियों द्वारा कॉर्निया को आपस में घेर लिया जाए, उसके कारण आंख आपके लाल लाल दिखाई देंगे। तो कीरेटोमलेशिया ये बीमारी है, विटामिन ए की कमी से ही होता है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग जिसमें स्वेद ग्रंथियां काम नहीं करती, मीन्स आपके पसीने जो निकलते हैं, स्वेद मीन्स पसीना, वह काम नहीं करती और जिसके कारण आपकी जो त्वचा है वो सूख कर खुरदुरी हो, चितकबरी हो जाती है। ये क्या होता है? ये कौन सा रोग होता है? याद रखिएगा टोड रोग। टोड रोग में स्वेद ग्रंथियां जो है काम नहीं करती, जिसके कारण चितकबरा खुरदुरा आपका शरीर दिखने लगता है। विटामिन ए की कमी से भी टोड रोग होता है। तो ये सारी चीजें जो है आपके काम आ सकती है। आपका ऐसा नहीं है कि केवल ये आपके सुपरवाइजर में काम आए, आप आगे चल के कोई भी पेपर देते हैं साइंस से भी इस क्वेश्चन को उठाया जा सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे चलते हैं।
तो हमको मिलता है 16वें नंबर का क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इसके लिए बोलते हैं कि बच्चे से जब बच्चा रहता है तभी उसको विटामिन डी दो, धूप में लेके जाओ, विटामिन डी की दवाइयां दो। अभी भी बड़े भी होते हो आप तो आपको विटामिन डी लेना जरूरी है। आजकल के हम रोजमर्रा जिंदगी में सुबह उठ के जो है धूप में नहीं जा पाते, पर लेना जरूरी है। विटामिन डी की कमी से रक्त में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाना और शरीर में पूरे तरीके से ऐंठन होने लगना, ये किस बीमारी का लक्षण है? मैंने यहाँ पे एक चीज और बता दिया, विटामिन डी की कमी से शरीर में ऐंठन होती है। उसके अलावा दूसरा क्या बोल रहा है, विटामिन डी की कमी से रक्त में कैल्शियम की मात्रा भी कम हो जाती है। 2 पॉइंट ही है जो इस क्वेश्चन से आपको जो है जानकारी का पता चलता है। पर हम फिलहाल क्वेश्चन देख रहे हैं तो देखते हैं, विटामिन डी की कमी से रक्त में कैल्शियम की मात्रा का कम होना और ऊपर से क्या, शरीर का ऐंठन होना, ये कौन सी बीमारी है? तो टिटेनी या टिटेनस कहा जाता है। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है, जब शिशु गर्भ में होता है तभी माता को TT1 और TT2 के टीके दीजिए और बूस्टर टीटी भी लगवाइए। तो इससे क्या है, बच्चे में ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होती। विटामिन डी की कमी से रक्त में कैल्शियम का स्तर कम हो जाना, जिसके कारण हड्डियां छिद्रमय तथा भुरभुरी हो जाती है। 2 अलग अलग चीजें थी। हड्डियों में जो है आपका रक्त में कैल्शियम का स्तर कम हो रहा था, पहली चीज में थी शरीर ऐंठन हो रहा था, तो हमने टिटेनी लिया था। लेकिन यहाँ पे शरीर कैसी हो जा रही है, छिद्रमय हो रही है, भुरभुरी हो रही है, हड्डियां जो है भुरभुरी हो जा रही है। तो इसमें हम क्या लेंगे, इसका रोग अलग रहेगा, जो रहेगा ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि हड्डियों में छेद हो जाएंगे, भुरभुरा हो जाएगा, तब ऑस्टियोपोरोसिस होगा। ऐंठन होता तो क्या होता, टिटेनी। चलिए आगे देखते हैं। तो आपको मिलेगा विटामिन डी की कमी से वयस्कों में होने वाला रोग कौन सा है, जिसके कारण हड्डियां मुड़ जाती है और दर्द रहता है। तो जो बड़े हैं उनमें ऑस्टोमलेशिया होता है, जिसके कारण विटामिन डी की कमी के कारण होती है वयस्कों में ये, और उनकी हड्डियां मुड़ने लगती, दर्द बना रहता है। उसके अलावा वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो याद रखिएगा, ऑस्टियोपोरोसिस भी वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी के कारण होने वाला एक प्रॉब्लम हो सकता है आपके साथ। विटामिन B1 यानी कि थायमिन की कमी से होने वाला रोग पूछ रहा है, तो बेरी विटामिन B1 की या थायमिन की कमी से होता है ये, जिसका नाम बेरी रोग होता है। 2 अवस्था मिलती है, शैशो बेरी और एक आपका जो है एक प्रण वाला रहता है, तो दोनों ही रहता है, पर शैशो बेरी रोग ज्यादातर B1 की कमी से होता है। बेरी रोग के लक्षण क्या होते हैं? हृदय का आकार बढ़ने लगता है, सांस लेने में कठिनाई होती है, कब्ज होता है, एडिमा, अतिसार, बच्चे का शरीर नीला पड़ जाना, जिससे कारण बच्चा मर भी सकता है। ये बेरी रोग के लक्षण होते हैं। नियासिन की कमी से होने वाला रोग, जिससे चर्म रोग, अतिसार तथा चिड़चिड़ापन जैसी समस्याएं दिखाई देती है या लक्षण दिखाई देते हैं, याद रखिएगा पेलेग्रा नियासिन की कमी से होता है। और एक चीज और याद रखिएगा, पेलेग्रा को ही 3D डिशेस कहा जाता है, 3D डिशेस, 3D बीमारी या 3D डिशेस बोला जाता है पेलेग्रा को। 25वें नंबर का हमारा क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से सामान्यतः बच्चे में किस प्रकार की परेशानियां देखने को मिलती है? तो शरीर की वृद्धि, मानसिक विकास, ये दोनों में कमी होगी। शरीर की वृद्धि में भी कमी होगी, उसके अलावा मानसिक विकास में भी कमी होगी और बौनापन दिखेगा। ये तीनों चीजें जो है आपको आयोडीन की कमी से दिखेगी। उसके अलावा लौह तत्व की कमी से होने वाला रोग क्या कहलाता है? लौह तत्व का पूछ रहा है, तो रक्तहीनता, यानी कि आपका एनीमिया जिसको आप बोलते हो, एनीमिया क्या है आपका? रक्त की में जो है लौह तत्व की कमी के कारण होने वाला रोग, फॉलिक एसिड जिसके लिए आप देते हो। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्वी विटामिन सी की कमी हो सकता है। करवी मीन्स सी, ऐसे पकड़ना। तो स्कर्वी क्या होगा? विटामिन सी की कमी से। तो खट्टे फल वगैरह ज्यादातर खाइए, आंवला वगैरह, विटामिन सी जो है ज्यादा मात्रा में मिलता है। चलिए, थकान, मसूड़े का बैंगनी रंग, दांतों का क्षय, घाव भरने की प्रक्रिया धीमी होना, रक्त नलिकाएं भंगुर होना किस बीमारी का लक्षण है? याद रखिएगा, स्कर्वी का। या फिर आपको बोल सकता है स्कर्वी रोग के लक्षण बताइए, तो थकान, मसूड़े का बैंगनी रंग, दांतों में क्षय होना, घाव भरने की प्रक्रिया धीमी होना, रक्त नलिकाएं भंगुर होना भी इसके लक्षण है। ऐसा पूरा वो जो है आपको दे सकता है कूट में। तो कूट में या तो लक्षणों को देके बीमारी का नाम पूछेगा, या बीमारी को देख के लक्षणों को पूछेगा, तो देख के लगाइएगा।
फास्फोरस की कमी को दूर करने के लिए किस प्रकार का आहार देना चाहिए? फास्फोरस भी एक प्रकार का हमारे यहाँ पोषक तत्व है, तो देखते हैं क्या क्या दे सकते हैं। दूध दे सकते हो आप, दही दे सकते हो, दूध से बनी हुई चीजों को भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मसूर की दाल स्पेशली याद रखिएगा, फास्फोरस की कमी को दूर करना है तो आपको एस्पेरेगस याद रखिएगा। सैल्मन मछली, वैसे मुझे नहीं पता ये सैल्मन होता क्या है, सैल्मन मछली, तो ये सैल्मन मछली याद रखिएगा इसको भी। उसके अलावा जो है एनीमिया को दूर करने के लिए किसकी टेबलेट आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से वितरित की जाती है? तो बच्चों में, किशोरी में, महिलाओं में जो है एनीमिया का जो कमी है, एनीमिया की जो प्रॉब्लम्स है उसको दूर करने के लिए हम क्या देते हैं? फॉलिक एसिड का टेबलेट देते हैं, तो आंगनबाड़ी के माध्यम से ज्यादातर आजकल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी बच्चे की वजन यदि वृद्धि चार्ट के हरी पट्टी में अथवा हरी पट्टी के ऊपर रेखांकित है तो बच्चा किस श्रेणी का होगा? मीन्स बच्चा के बारे में पूछ रहा है, उसका पोषण स्तर कैसा होगा? तो बच्चा हरा में है तो सामान्य श्रेणी, हरा मीन्स ग्रीन सिग्नल। उसके अलावा यदि किसी बच्चे की वजन रेखा पीली पट्टी में है तो बच्चा किस श्रेणी का है? तो पीला पट्टी थोड़ा कम है, मतलब वजन थोड़ा सा कम है, अपेक्षाकृत हल्का सा कुपोषित है, तो एक मध्यम कुपोषित मान सकते हो आप, कम वजन कुपोषित, या इसको आप मध्यम कुपोषित भी बोल सकते हो अगर आप पीला में है तो मध्यम। उसके बाद 33 नंबर का क्वेश्चन है, यदि बच्चे का वजन रेखा जो है लाल पट्टी में है तो बच्चा किस श्रेणी का होगा? अगर वजन की रेखा जो है लाल पट्टी में आ रही है, उसका कम वजन है, तो मतलब गंभीर रूप से उसका वजन कम है और वो बच्चा गंभीर रूप से कुपोषित है। तो ये क्वेश्चन जो है आपको कुपोषण वृद्धि निगरानी से पूछे जा सकते हैं, कहाँ पे कौन सा आएगा। एक चीज और याद रखिएगा, मैं अभी बता देती हूँ, 1 2 3 4, पहले ये 4 ग्रेड होते थे, अभी शायद ये 3 ही ग्रेड देता है, सामान्य, मध्यम कुपोषित, गंभीर कुपोषित, शायद अभी ये 3 देता है। पहले क्या था, पहले दूसरे में रहता था तो सामान्यता माना जाता था उसको, तीसरे चौथे में गंभीर कुपोषित माना जाता था। WHO जो है इसका हर साल वृद्धि के लिए अलग अलग आकलन के लिए अलग अलग टाइप का चार्ट तैयार करता है, तो पहले 4 भाग में होता था, आजकल 3 ही भाग में इसको करता है, तो इसको भी आप चेक कर सकते हैं। चलिए आते हैं, एक बच्चे को 5 वर्ष तक की उम्र में विटामिन ए की कितनी खुराक दी जानी चाहिए? एक औसतन को कितना होना चाहिए कि बच्चे को विटामिन ए की खुराक दी जाए? तो 9 खुराक बच्चे को मिलनी चाहिए, याद रखिएगा। उसके अलावा कृमिनाशक दवा के रूप में 1 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे को कौन सी गोली दी जाती है? यहाँ से आपको एक चीज और ध्यान रखना है, कृमिनाशक दवा 1 वर्ष से ऊपर बच्चों को ही दिया जाना चाहिए, उससे नीचे को नहीं, सामान्यतः नहीं दिया जाना चाहिए। दे दिया जाता है अलग बात है, बट नहीं दिया जाना चाहिए। और इसमें एल्बेंडाजोल की गोली दी जाती है। प्रॉब्लम्स होने लगती है बच्चों को ज्यादा खिलाने से, तो ये 1 वर्ष के ऊपर वालों को ही देना चाहिए। चलिए, एल्बेंडाजोल की एक गोली कितने माह के अंतराल में दी जानी चाहिए? यदि एक बच्चे को कृमि है तो कितने माह के अंतराल में आप देते रह सकते हो? तो 6-6 माह के अंतराल में एल्बेंडाजोल की गोली को खिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आते हैं, वृद्धि के लिए आवश्यक क्या है? शरीर की वृद्धि के लिए संतुलित भोजन आवश्यक है, अच्छा पालन पोषण भी हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, यानी कि बालक जो है आरोग्य हो। तो ये कैसे संभव है? आप उसके खाना में हर एक पोषक तत्वों की पूर्ति करो, भोजन संतुलित हो, फल फूल आवश्यक आहार अनाज उनको पर्याप्त मात्रा में मिलते रहे, जिससे ही उसके शरीर को वृद्धि हो सकेगी। उसके बाद किसी बच्चे में वृद्धि का आकलन करने के लिए कौन कौन सी विधियां हो सकती है? तो आप कैसे कैसे कर सकते हो? एक तो ऊंचाई में वृद्धि का पता करोगे, ऊंचाई नाप के, वजन वृद्धि का पता करोगे, वजन नाप के, कपड़े तंग होना, मतलब कपड़ा क्या उसका छोटा हो रहा है क्या, उससे भी पता चल जाएगा आपको कि बच्चे में वृद्धि हो रही है या नहीं। कमर में बंधा हुआ सूत कस जाना, इससे भी क्या पता चलेगा कि बच्चे में वृद्धि हो रही है कि नहीं। जैसे मैं एक हल्का सा दे दूं, अगर आप मेरी ये कलाई देख पा रहे होंगे, मेरे में एक धागा बंधा हुआ है, जैसे मुझे कभी कभी लगता है ये धागा ढीला हो रहा है, मतलब मैं पतली हो रही हूँ, वैसे ही कभी कभी लगेगा कि कड़ा हो रहा है, मतलब शायद मेरा हेल्थ आ रहा है। तो बच्चे के कमर वगैरह में हम देखना नजर वजन मत लगे करके बांधे रहते हैं, आप उसके कमर में वो बंधे हुए धागे को देख के भी आकलन कर सकते हैं, कभी कड़ा है क्या, ढीला है क्या, आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा बहुत भी कि वृद्धि हो रही है या नहीं शरीर में। तो ये सामान्यता होते हैं। बाकी अगर आंगनबाड़ी में देखेंगे तो वजन वृद्धि और ऊंचाई में वृद्धि हो रही है नहीं, ये 2 चीजें तो बिल्कुल नाप तोल के किया ही जाता है। बाकी चीजें आप देख के सामान्य तौर पर कर सकते हैं, जैसे कपड़े का तंग होना या कमर पे बंधा हुआ सूत का कस जाना, इससे भी आप पता कर सकते हैं। बाकी एक नया क्वेश्चन है 39 पे, एक सुपोषित बच्चे में
जन्म से लेकर 6 माह तक के जो होने तक में वजन प्रति माह कितना ग्राम बढ़ना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर जन्म से लेकर 6 माह तक बच्चे का वजन कितना बढ़ना चाहिए, औसतन कितना बढ़ना चाहिए प्रति माह, तो याद रखिएगा 600 से 800 ग्राम प्रति माह उसमें बढ़ना चाहिए। 600 से 800 ग्राम अगर वृद्धि हो रही है जन्म से लेकर 6 माह तक, तो सामान्यतः वो बच्चा जो है एकदम पुष्ट है। 40वें नंबर का क्वेश्चन है, बच्चे का वजन जन्म के 7 माह से 12 माह तक की स्थिति को पूछ रहा है। पहले तो पूछ लिया 600 से 800 ग्राम प्रति माह बढ़ना चाहिए, 6 माह का हो गया बच्चा। अब बच्चे के 7वें माह से लेकर 12वें माह तक प्रति माह कितना वजन बढ़ना चाहिए, तो 300 से 400 ग्राम प्रति माह। धीरे धीरे कम होता है, एक ही एक नहीं बढ़ता, धीरे धीरे कम मात्रा में बढ़ने लगता है। तो 300 से 400 ग्राम प्रति माह बढ़ना चाहिए। इसी में क्वेश्चन एक नया भी आएगा कि इसी को बढ़ा लीजिए, बच्चे का वजन में जन्म के 1 वर्ष से 3 वर्ष तक के बात कर रहा है, प्रति माह कितनी वृद्धि होनी चाहिए। तो ये इसको याद रखिएगा, 150 से 200 ग्राम प्रति माह। पहले 6 माह तक लोगे, फिर 7 माह से 1 वर्ष यानी कि 12 माह तक, फिर 12 माह यानी कि 1 वर्ष से आपका 3 माह तक यानी कि 36 माह तक आप 1 वर्ष से 3 वर्ष तक यानी कि आपका 12 माह से यहाँ पे 36 माह कर लीजिए, यहाँ तक का बताया है। तो पहले स्थिति में 600 से 800, दूसरी स्थिति में 300 से 400 और उसके बाद ये तीसरी स्थिति जो 1 वर्ष से 3 वर्ष की है 150 से 200। इसको आप जो है एक लिस्ट करके ऐसे याद कर लीजिएगा तो आपको ध्यान आ जाएगा। तो 1 वर्ष से 3 वर्ष तक 150 से 200 ग्राम प्रति माह वृद्धि तो होनी चाहिए। किसी बच्चे का वजन में 3 वर्ष से 5 वर्ष तक लगभग कितने ग्राम प्रति माह वृद्धि होनी चाहिए, ये 3 से 5 में बता रहा है। इसको भी लिख लीजिएगा 125 ग्राम 3 से 5 में, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, छत्तीसगढ़ में वजन का आकलन करने के लिए कौन सी 2 मशीनें प्रयोग में लाई जाती है। यानी कि आपको बच्चे का वजन करना है तो कौन सी 2 मशीनों का आप प्रयोग कर सकते हो। तो पहला याद रखिएगा सॉल्टर मशीन, जिसमें घड़ी का जैसे डायल होता है वैसे ही दिखता है, घड़ी की आकृति कैसे घड़ी जैसे चलता है वैसे ही होगा। इसमें किया क्या जाता है, बच्चे को एक थैला टाइप का रहता है, उसमें पकड़ा के मतलब उसके पैर को दोनों साइड ऐसे फैला के उसको लटका दिया जाता है उसी घड़ी पे, तो बच्चे का वजन दिखाने लगता है। उसके अलावा आपको एक और मिलेगा जिसमें बच्चों को जो है, बच्चों का एक मशीन बोलते हैं जिसको और इसको जमीन पर रख कर ही क्या किया जाता है, चलाया जाता है। याद रखना, जमीन पर रखकर चलाया जाएगा और इसमें वजन नापा जाएगा। पहली मशीन शॉल्टर होगी जो लटकाया जाएगा, ऐसे हुक रहेगा घड़ी का। दूसरा होगा बच्चों का मशीन, जिसमें ऐसे नीचे रखा रहेगा, उसी के ऊपर बच्चे को खड़ा करा के हम वजन लेंगे। तो 2 तरीके दोनों मशीन में होते हैं। बच्चों को थैले में डालकर वजन लेने की मशीन क्या है, तो मैंने पहले ही बता दिया है, सॉल्टर मशीन। याद रखिएगा 44वां क्वेश्चन था। 45वां, वृद्धि निगरानी के लिए क्या क्या आवश्यक है। याद रखेंगे बच्चे के जन्म तिथि का सही आकलन होना, जिसके लिए आप जो है पता कर सकते हो। अगर माता पिता को नहीं पता है, आसपास का बच्चा जो उसके आसपास किसी समय पैदा हुआ हो, उससे थोड़ा बहुत अनुमान आप कर सकते हो। उसके बाद आप सही वजन तय कर सकते हो, उसका सही वजन के हिसाब से उसका वृद्धि चार्ट जो है सही आकलन करने के लिए आप बना सकते हो। उसके बाद वृद्धि की दिशा में अगर आपको पता चल रहा है वृद्धि किस प्रकार की हो रही है, ऋणात्मक हो रही है कि धनात्मक, तो आप उसकी मां को परामर्श दे सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको कूट में पूछ सकता है कि वृद्धि निगरानी कैसे की जाती। तो पता आपको यह होना चाहिए कि जन्म का आकलन करके, सही वजन करके, सही वृद्धि का आकलन करके, उसके पश्चात मां को सलाह देना आवश्यक होता है। तो यह सभी वृद्धि निगरानी में आवश्यक है। कूट में रहेंगे आपको समझ में आ जाएगा, बस आपको दिमाग आपका थोड़ा सा लगाना है। जन्म के समय लड़के का वजन कितना होना आवश्यक है, ये 1 लाइनर पे हो सकता है पूछ दे, 3.3 किलो। और अगर यही लड़की की बात करें जन्म के समय, तो कितना वजन होना चाहिए, 3.2 किलो। लेकिन आजकल जो मान्यता मानी जाती है कि दोनों को बराबर ही मान लिया गया है, अगर लड़का लड़की दोनों को बराबर माने तो 3.3 किलो होनी चाहिए। पर सामान्यता 3.3 लड़के के लिए, 3.2 लड़की के लिए वजन होना जन्म के समय खासकर आवश्यक है। अगर आपको बोला तो दोनों में से किसी एक का, केवल बच्चे का बोला तो आप देख के लगा लीजिएगा 3.3 दिया है कि 3.2 दिया है। बाकी आजकल बोला जा रहा है कि दोनों को एक बराबर ही माना जाता है। वृद्धि निगरानी चार्ट किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, ऐसा कौन सी संस्था जो हमको वृद्धि निगरानी एक चार्ट देगा, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, या जिसको हम बोलते हैं WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा इसको, ये जो है वृद्धि चार्ट की निगरानी के लिए एक पूरा डिटेल जो है आंगनबाड़ी को बोल दीजिए या स्वास्थ्य विभाग को देता है।
आंगनबाड़ी स्तर पर तैयार किए जाने वाले वृद्धि निगरानी चार्ट को किस नाम से जाना जाता है? ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। तो इसमें याद रखिएगा ICDS ग्रोथ चार्ट इस नाम से दिया जाता है। जो आंगनबाड़ी में स्तर पे तैयार किए जाते हैं वृद्धि निगरानी चार्ट, चूंकि ICDS सेवाएं हैं आंगनबाड़ी में दी जाने वाली, तो ICDS ग्रोथ चार्ट के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में प्रचलित वृद्धि निगरानी चार्ट में खड़ी रेखा किसको दर्शाती है? जब हम किसी का ग्राफ बनाते हैं वृद्धि निगरानी वगैरह, तो मेरा ग्राफ थोड़ा तिरछा है ऐसा, तो खड़ी जो लाइन है ये वाला, ये किसको दर्शा रही है बोल रहा है? तो प्रचलित जो वृद्धि निगरानी चार्ट है उसमें खड़ी लाइन दर्शाती है बच्चे के वजन को, यानी कि बच्चे का वजन इधर बढ़ते हुए क्रम में। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है, वर्तमान में प्रचलित वृद्धि निगरानी चार्ट में आड़ी लाइन जो है किसको दिखाती है? तो बच्चे की आयु को, इधर जो है ये आयु को दिखाता है। तो वजन और आयु का ये जो ग्राफ है यही आजकल वृद्धि निगरानी चार्ट में रहता है। वजन खड़ी लाइन है, आड़ी लाइन आयु को दर्शाती है, ये दोनों को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वजन त्योहार से। थोड़ा सा वजन त्योहार से मैंने डाटा काफी सारा लिया हुआ है, बिल्कुल देख लीजिएगा, और भी डाटा मैंने टेलीग्राम पे भेजा हुआ था, वहां से देख लेंगे। जैसे वजन त्योहार की शुरुआत छत्तीसगढ़ में कब हुई? ये मुझे एक बुक में मिली थी तो मैंने इसको लिया हुआ है, एक बार चेक कर लीजिएगा, इसमें आप लोग को हो सकता है विवाद हो सकता है। 6 जून 2012 की मुझे डेट मिली थी। 2012 डेट सही था, पर जो एकदम एग्जैक्ट 6 जून दिखा रहा था, तो आप एक बार चेक और कर सकते हैं अपनी संतुष्टि के लिए। पर मुझे एक बुक से ये मिला था कि 6 जून 2012 को ही शुरू हुई थी। आप एक बार और चेक कर सकते हैं, बाकी तो वेबसाइट वगैरह में केवल 2012 लिख देता है, तो देख लीजिएगा इसको। 2021 में जो वजन त्योहार है उसका आयोजन, ये मुझे जो है क्वेश्चन जो है बार बार ये आ रहा है, तो बार बार लग रहा है कि हो सकता है पूछ दे। तो 7 जुलाई से 16 जुलाई तक 2021 में वजन त्योहार आयोजित किया गया था, ये ध्यान रखेंगे। वजन त्योहार के अनुसार राज्य में कुपोषण की स्थिति का आकलन अगर हम करते हैं तो 2012-13 में कितना था पूछ रहा है। जब शुरुआत हुई थी तो कितना था? 40.05%। 2012-13 में जब शुरू हुआ वजन त्योहार तो 40% था। ये वजन त्योहार के अनुसार है, अलग अलग चीजें अलग अलग लेती है, तो वजन त्योहार बोलता है 2012-13 में 40.05% था। उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछेगा? वजन त्योहार 2018-19 में कुपोषण का स्तर कितना प्रतिशत था? क्योंकि प्रतिवेदन में ये 18-19 तक का ही दिया हुआ है, तो इसमें याद रखिएगा 23.37%। उसके बाद आपसे क्वेश्चन क्या उठा सकता है? वजन त्योहार के माध्यम से कुपोषण में जो वर्ष 2012-13 का डेटा है और 2018-19 तक का डेटा है, वहां तक में कितने % की कमी दर्ज की गई है? तो आपका जो 40.05 में 23.37 है उसको आप घटा दोगे तो आपको मिल जाएगा, तो लगभग 16.68% मिलता है। लगभग 16.68% की वृद्धि इन 7 सालों में दिखी हुई है। अभी का भी रिपोर्ट आया है, उसको लास्ट में हम लोग देखेंगे, पर याद रखिएगा 2012-13 से लेकर 2018-19 तक का ये दोनों डेटा को एक बार कंपेयर करिएगा, आपस में घटा के जितना भी जो गैप आएगा वही आपका आएगा कुपोषण में कमी। तो 16.68% की कमी 2012-13 से लेकर 18-19 तक वजन त्योहार के माध्यम से देखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं थोड़ा सा हम सर्वेक्षण को लेके। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार 2005-06 में कितने प्रतिशत कुपोषण की जो स्थिति है वो दर्ज किया गया था? तो याद रखिएगा ये 47% तक कुपोषण था, 47.1% कुपोषण था। ये बात हम छत्तीसगढ़ के कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में ये बात याद रखिएगा छत्तीसगढ़ की है। 47.1% कुपोषण था 2005-06 की स्थिति में, जब राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का रिपोर्ट जो है जारी हुआ था 2005-06 में, तब हमारे यहाँ 47.1% की क्या थी? कुपोषण स्तर थी। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन आ सकता है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की जो चौथी रिपोर्ट थी जो 2015-16 में आई, तब कुपोषण में प्रदेश का कितना प्रतिशत दर्ज किया गया था कुपोषण? तो यह 37.37% दर्ज किया गया था, मतलब लगभग 10% की क्या थी? कमी थी। 5-6 से लेकर 15-16 तक, मतलब लगभग 10 साल में 10% जो है कुपोषण को कम किया गया था छत्तीसगढ़ में। बात करेंगे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2005-06 से लेकर 2015-16 तक कुपोषण में कितने % तक की कमी देखी गई है? तो जो चीजें मैं बता चुकी हूँ, लगभग 10% की कमी। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 की बात कर रहा है, ये भी छत्तीसगढ़ का था ना, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 के जो 2015-16 में
डेटा आया था उसके अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर कुपोषण दर कितना है बोल रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर मतलब पूरा देश की बात कर रहे हैं, तो 35.8% था। ये कब आया था? 2015-16 में, जब सर्वेक्षण 4 आया था। किसका? तो आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट जो आती है उसका। तो ये चौथी रिपोर्ट में 35.8% 15-16 में जो है राष्ट्रीय स्तर पर कुपोषण दर्ज किया गया था। अभी वर्तमान में पूछ सकता है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 जो अभी रिपोर्ट आई थी, 21 में ही आई थी, 2020-21 की रिपोर्ट है, 2021 में आई थी। इस जारी किए गए आंकड़े में राष्ट्रीय स्तर पर कुपोषण दर अभी कितना प्रतिशत है? याद रखिएगा 32.1% है। 35 से कितना हो गया है? 32.1%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बना लेते हैं। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के वर्ष 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय कुपोषण की दर में 15-16 की तुलना में कितने प्रतिशत की कमी देखी गई है? तो याद रखिएगा 3.7% की कमी आई है, क्योंकि वर्तमान में 32.1 हो चुका है। तो याद रखिएगा 3.7% की कमी आई है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में 2015-16 की तुलना में 2020-21 में जारी किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कितने प्रतिशत की कुपोषण में कमी देखी गई है? तो ये याद रखिएगा 6.4% की कमी देखी गई है। 15-16 की तुलना में 2020-21 में 6.4% और ज्यादा कम हो चुका है। तो देखते हैं कितना बनेगा हमारा टोटल। तो वर्ष 2020-21 में जो डाटा आया था, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट जो आता था, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट, तो नवीनतम आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुपोषण स्तर 31.3% है। 37 से 31 हुआ है, तो याद रखिएगा लगभग 6%, 6.4 लिया है, बट 6% तो मान के ही चलो कुपोषण जो है कम हो गया है, ये बिल्कुल याद रखिएगा। उसके अलावा एक क्वेश्चन पूछ सकता है, जुलाई 2021 में आयोजित वजन त्योहार के आंकड़ों के अनुसार राज्य में कितने प्रतिशत बच्चे कुपोषित पाए गए हैं? चूंकि ये अभी तक शासकीय प्रतिवेदन में नहीं आया है, ये न्यूज रिपोर्ट की माने तो 19.86%। जनसंपर्क विभाग जो है अपना विज्ञप्ति देता है, उसमें बताया है इस वर्ष जो हुआ था वजन त्योहार, उसमें 19.86% बच्चे क्या है कुपोषित पाए गए हैं। अब यहां से एक बोनस क्वेश्चन ले लीजिए, हमेशा हम 65 करवाते हैं, 66वां क्वेश्चन ले लीजिए। वजन त्योहार जो 2012-13 में शुरू हुआ और वजन त्योहार जो अभी हमारा खत्म हुआ है 2021 का, यानी कि 2021-22 तक में कुपोषण में टोटल आखिर कमी देखी कितनी गई है इस वजन त्योहार के माध्यम से? तो याद रखिएगा दोनों को घटा दीजिएगा, 40.05 था 2012-13 में, अभी 19.86 है। ये वजन त्योहार की बात कर रहे हैं, हर साल जो आता है। अभी वर्तमान में अगर कमी देखोगे आप तो 20.19% लगभग हमने कमी कर लिया है वजन त्योहार के माध्यम से। तो ये क्वेश्चन भी आपसे उठा सकता है। लास्ट के जो क्वेश्चन है वजन त्योहार के बाद वाले, हो सकता है किसी के ऊपर से गए हो। मैंने फास्ट इसको कराया है क्योंकि टाइम से कवर करवाना है और आपके पास भी टाइम रिवीजन के लिए कम है। अगर आपको थोड़ा टफ लगा होगा स्लो मोड में देख लीजिएगा, बिल्कुल जो है नोट कर करके रख लीजिएगा। क्वेश्चन इसी प्रकार से आपको घुमा घुमा के पूछ सकता है, तो बिल्कुल। और अभी तक अगर आप देख रहे होंगे तो बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी करके बताइएगा और साथ ही शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो को। और अगर नए होंगे, आपको लग रहा है सब्सक्रिप्शन ऑप्शन अभी भी आपका रेड कलर में दिख रहा है, बिल्कुल कलर चेंज कर दीजिए, मेरे सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। आप ही का फायदा है, चाहे आप केवल सुपरवाइजर ही नहीं, आपको बाकी चीजों की एग्जाम की भी पर भी फोकस करना है। महिलाएं केवल सुपरवाइजर तक ही क्यों रहे, वो ऐसे पेपर में भी क्यों ना जाए जहां पे लड़कों के साथ वो डायरेक्ट जो है क्या कर सके, एक प्रकार से कंपटीशन कर सके। तो आगे बढ़िए और आप हर एग्जाम की तैयारी करिए। इसके लिए हम लोग हैं आपके लिए। आप लोग जो है आप हमारे चैनल पे जुड़ के एमसीक्यू के माध्यम से, अलग अलग टॉपिक्स के माध्यम से पढ़ सकते हैं। अगर हमारा सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है तो हम आगे चल के पूरी चीजों को यहाँ पे पढ़ाएंगे, हर चीज रहेगा। तो आप बिल्कुल इसके तैयारी को करिए। और इसी के साथ जो है आज का हम वीडियो ओवर करते हैं। और भी वीडियो हम जो है जानकारी लेके आएंगे, अधिनियम से रिलेटेड हो सकता है कुछ वीडियो आ जाए नेक्स्ट हमारा, तो बिल्कुल इसके लिए वेट करिएगा। अभी के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।